गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। कक्षा 12 में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे हैं और डीएनए क्लोनिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। और आज हम जानेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नामकरण कैसे होता है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नामकरण, इसका नॉमेनक्लेचर किस तरह का होगा वो हम देखते हैं। देखिए, एंजाइम का प्रथम अक्षर जो है वो वंश का होता है, जिससे उसको पृथक किया जाता है और यह हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, तो एंजाइम का प्रथम अक्षर, जो प्रथम शब्द जो है, प्रथम अक्षर जो है वो वंश का होता है। ठीक है, प्रथम अक्षर वंश का होता है। ठीक है, वंश का होता है, जिससे उसे पृथक किया गया है। ठीक है, यानी वह वंश जिससे इसे पृथक किया गया है, वह उसका प्रथम अक्षर जो है वो वंश का होगा और यह हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। यह हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। ठीक है, कैपिटल लेटर में होता है। तो देखिए, कैपिटल लेटर में जैसे हमने ई को आर फर्स्ट, ये जो एक एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, तो इसे देखिए ई कोलाई से पृथक किया गया है, तो ये हो गया इसका कैपिटल लेटर। ठीक है, अब इसके बाद के दो अक्षर उस वंश की जाति के होते हैं। ठीक है, इसके बाद के दो अक्षर किसके होते हैं? उसकी जाति के होते हैं। ठीक है, इसके बाद के जो अक्षर हैं वो इसकी जाति के होते हैं और ये स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, ये स्मॉल अक्षर होते हैं। या लिखते हैं। क्लियर? तो देखिए, तीनों अक्षर जो हैं वो इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। तीसरी जो बात है, अब देखिए यहाँ पर ई को हो गया है, तो आगे के जो दोनों अक्षर हैं वो आ गए हैं। ठीक है, ये इसके क्या है? ये इसकी जाति के हैं। और तीनों अक्षर जो हैं, तीनों अक्षर किस में लिखे जाएंगे? इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। ठीक है, इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। जो इटालियन भाषा है उसमें लिखे जाएंगे, इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं तिरछे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको लिखते हैं, ई को। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा लिखते हैं। क्लियर? तो देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नामकरण कैसे हो रहा है। एंजाइम का प्रथम अक्षर वंश का होता है, जिससे उसे पृथक किया गया है। ऐसे वंश का नाम जिससे उसे अलग किया गया है, उसका प्रथम अक्षर लिखा जाता है। तो ये देखिए, ई कोलाई का ई एस्चेरिया कोलाई जो है, तो एस्चेरिया क्या है? उसका वंश है, तो ई उसका कैपिटल लेटर पहला जो है वो यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद के दोनों अक्षर उसकी जाति के होते हैं और ये स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। तो ई को, ये देखिए सी ओ जो है ये स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं और तीनों अक्षर इटैलिक्स भाषा में लिखे जाते हैं। ठीक है, और चौथे अक्षर के रूप में वंश के उस प्रभेद को लिखा जाता है जिससे उसे निकाला गया है। चौथे अक्षर के रूप में वंश का वो प्रभेद लिखा जाता है जिससे उसे अलग किया गया है। वंश के उस प्रभेद को लिखा जाता है जिससे उसे अलग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो आर है ये क्या है? आर स्ट्रेन है, यानी रफ जो है उससे इसे अलग किया गया है। एक स्मूथ होता है, एक एस स्ट्रेन होता है और एक आर स्ट्रेन होता है। तो इसे आर स्ट्रेन से अलग किया गया है।
तो ये देखिए आपने चौथा जो अक्षर लिखा गया है वो लिख दिया है हमने। तो अब आगे इसको बढ़ा लेते हैं, तो ये हो गया इको आर, ठीक है। अब देखिए अगला, यदि एक ही जीव से एक से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्राप्त होते हैं, अगला नियम क्या कहता है, अगर एक ही जीव से एक से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्राप्त होते हैं, एक से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्राप्त होते हैं, तो क्या करते हैं, तो उन्हें रोमन अंक द्वारा दर्शाते हैं, तो उन्हें रोमन अंक द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर हमने देखा इको आर फर्स्ट हो गया ये, ठीक है। तो इसका कंप्लीट नेम हो चुका है। इस तरह से नामकरण दिया जाता है। इसी तरह से इको आर सेकंड हो जाता है, ठीक है। इसको सेकंड नंबर जो है, यानी इससे 2 प्राप्त किए गए हैं, आर फर्स्ट और आर सेकंड, ठीक है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो एंजाइम का प्रथम अक्षर वंश का होता है, जिससे उसे अलग करते हैं। और देखिए यहाँ पर हम देखेंगे इसके बाद के 2 अक्षर, जैसे इको का तो हमने समझ लिया, लेकिन हम अगर इसका समझे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो किससे बना है, ये बना है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से, ठीक है, इन्फ्लुएंजी से। तो अब देखिए यहाँ पर H यहाँ से लिया गया है और IN यहाँ से लिया गया है, इसीलिए HIN हो गया ये। तो इस प्रकार से हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नामकरण करते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नामकरण कैसे किया जाता है। तो एंजाइम का प्रथम अक्षर वंश का होता है, जिससे उसे अलग किया गया है, और यह हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। तो यहाँ पर E किससे लिया गया है, ये लिया गया है एस्टीरिया से लिया गया है। तो ये E जो है यहाँ से उठा लिया गया है। इसके बाद के दोनों अक्षर उसकी जाति के होते हैं। तो ईस्टीरिया कोलाई है, तो कोलाई का जो पहले के 2 अक्षर हैं वो उठा लिए जाते हैं यहाँ से। अब देखिए CO जोड़ दिया है। इसी तरह से IN यहाँ पर आ गया है। तीनों अक्षर इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, और चौथे अक्षर के रूप में वंश का वह प्रभेद लिखा जाता है जिससे उसे अलग किया गया है। तो इसे R प्रभेद से अलग किया गया है। और 5वां नियम क्या कहता है, अगर एक ही जीव से एक से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्राप्त होते हैं तो उन्हें रोमन अंक द्वारा दर्शाते हैं। तो इको आर फर्स्ट, इको आर सेकंड। तो अब आर सेकंड और आर फर्स्ट क्या है, इसके अलग अलग जो हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के प्रकार हैं, ठीक है। तो इको आर फर्स्ट एंजाइम डीएनए में निम्न क्रम को पहचानकर उसे क्षार G और A के मध्य काट देता है। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह से GAATTC होता है, ठीक है। और इसका उल्टा जो है यहाँ पर GAATTC हो जाएगा। तो GAATT और ये C हो जाएगा। तो यहाँ से इसको ये ब्रेक कर देता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ से नहीं करेगा, हाँ ठीक है, यहाँ से ही करेगा। तो इस प्रकार से इसको ये ब्रेक कर देता है, ठीक है। G और A के बीच में से इसको क्या कर देगा, ये ब्रेक कर देता है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये हिस्से अलग अलग हो जाएंगे, ये इधर वाला इधर रह जाएगा, इधर वाला इधर रह जाएगा। तो इस प्रकार से हम रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम हैं उसको हम अलग करते हैं। और अब देखिए यहाँ पर जो ये अलग हुए हैं, एक तो ये भाग हो गया अलग, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, ये हो गया, ये अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों को कौन से एंजाइम द्वारा जोड़ा जाता है। तो अब यदि इन भिन्न स्रोतों से प्राप्त दोनों टुकड़ों को अगर डीएनए लाइगेज एंजाइम की उपस्थिति में मिला दिया जाए तो ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना लेंगे और डबल हेलिक्स संरचना फिर से बना लेते हैं। तो ये फिर से आगे
जो भी संबंधित जो उसका सूत्र होता है उसके साथ जुड़ जाएंगे, यानी कि ऐसी ही संरचना फिर से बन जाएगी, यानी डबल हेलिक्स संरचना आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नामकरण करते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह से EcoR फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के विशिष्ट क्षार क्रम को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, और फिर जो टूटे हुए DNA के खंड हैं उनको अगर लाइगेज एंजाइम की उपस्थिति में मिला दिया जाए तो वो डबल हेलिक्स संरचना फिर से बना लेते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम DNA क्लोनिंग करते हैं। आगे चलते हैं, अगले जो हैं वो है अदर एंजाइम। हम एंजाइमों के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो अगले एंजाइम और कौन कौन से ऐसे हैं जो कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, पहला आता है इसमें RNA पर आधारित DNA पॉलीमरेज। ठीक है, पहला तो ये आ गया DNA पॉलीमरेज। तो यह RNA टेम्पलेट पर DNA सूत्र के न्यूक्लियोटाइड का क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। यानी इसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये हो जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। तो जो हम पढ़ते हैं टैमनिज्म, जिसे हम RNA पर DNA के न्यूक्लियोटाइड बनते हैं तो उसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का जो एंजाइम है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है वो आता है किसमें, RNA पर आधारित DNA पॉलीमरेज। तो यह क्या करेगा, ये RNA सूत्र पर DNA सूत्र के न्यूक्लियोटाइड का गुणन करता है। यानी कि सूत्र, पुराना सूत्र कौन सा है, RNA का है। ठीक है, और इस RNA पर ये नया DNA जो सूत्र है उसका निर्माण कौन करता है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से। और दूसरा जो है उससे, जैसे जो DNA है पूरक DNA का निर्माण कब होता है, जब DNA पर आधारित DNA पॉलीमरेज काम करता है। तो ये DNA टेम्पलेट पर कॉम्प्लीमेंट्री DNA का निर्माण करता है। DNA पर आधारित DNA पॉलीमरेज क्या करता है, यह DNA टेम्पलेट पर DNA सूत्र बनाता है। तो DNA पर आधारित DNA पॉलीमरेज के जो एंजाइम हैं वो कौन कौन से होते हैं, पॉलीमरेज सेकेंड हो गया, DNA पॉलीमरेज सेकेंड जो है जो DNA रेप्लिकेशन है उस दौरान काम आता है। तीसरा जो आता है, अगला जो है वो है जॉइनिंग एंजाइम। ठीक है, अगला क्या है, जॉइनिंग एंजाइम। ये अदर एंजाइम ही पढ़ रहे हैं हम। तो जॉइनिंग एंजाइम कौन से हैं कि ये एंजाइम टूटे हुए DNA खंडों को जोड़ देते हैं। ठीक है, ये एंजाइम क्या करते हैं, टूटे हुए DNA खंडों को जोड़ते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर दो भाग अलग अलग हो गए थे, उनको लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ा जाता है। तो ये कौन सा प्रकार हो गया लाइगेज का, ये हो गया जॉइनिंग एंजाइम। और इसी तरह से कुछ और भी एंजाइम है। आगे चलते हैं, सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। अब एंजाइमों के बारे में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन DNA क्लोनिंग का अगला भाग कौन सा है। अब देखिए, अगला जो भाग है वो है इसमें क्लोनिंग वेक्टर का सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर का सिलेक्शन, यानी कि हम उस वेक्टर का चयन करते हैं जो कि विजातीय या विदेशज DNA को आगे दूसरी कोशिका में लेकर के जाता है। तो वे DNA जो विजातीय DNA या फॉरेन DNA को किसी उपयुक्त पोषक में ट्रांसफर करने में वाहक का काम करते हैं, वेक्टर DNA कहलाते हैं। ठीक है, यानी वे DNA या DNA सूत्र जो विजातीय DNA या बाहरी DNA, ठीक है,
या विदेशी डीएनए को, वे डीएनए जो डीएनए सूत्र वे डीएनए या डीएनए सूत्र जो विजातीय डीएनए या बाहरी डीएनए या विदेशी डीएनए, ठीक है, इन तीनों में से किसी को भी उपयुक्त पोषक में ट्रांसफर करने में वाहक का काम करते हैं। को उपयुक्त पोषक कोशिका में ट्रांसफर करने के लिए वाहक या कैरियर का काम करते हैं, वाहक का काम करते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं? वो क्लोनिंग वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? क्लोनिंग वेक्टर्स कहलाते हैं। यानी जैसे प्लाज्मिड हैं, ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखें हम तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लाज्मिड जो होता है वो इसी कैटेगरी में आता है। अगर हम देखिए अब ये इसकी तो परिभाषा क्या होगी क्लोनिंग वेक्टर की? क्लोनिंग वेक्टर वो होते हैं जो डीएनए या डीएनए सूत्र, ऐसे डीएनए या डीएनए सूत्र जो विजातीय डीएनए या बाहरी डीएनए या विदेशी डीएनए को उपयुक्त पोषक कोशिका में ट्रांसफर करने के लिए वाहक का काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक कोशिका तो ये है, ठीक है, दूसरी ये कोशिका है, ये बैक्टीरिया की कोशिका है, ठीक है, और ये क्या है? इस कोशिका से जो डीएनए लिया गया है वो कौन सा है? वो है विदेशी डीएनए, ठीक है, विदेशी डीएनए। अब देखिए इस बैक्टीरियल कोशिका में एक इसका मुख्य डीएनए होता है, मुख्य डीएनए, और इस मुख्य डीएनए के अलावा भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल संरचना होती है जो कि वृत्ताकार होती है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जैसे ये प्लाज्मिड है तो इस प्लाज्मिड में इसको पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा ब्रेक किया जाता है, तो ये ब्रेक हो चुका है, ठीक है। ये यहाँ पर जो खांचा बन गया है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से बना है। इसी तरह से विदेशी डीएनए, ये विदेशी डीएनए है, ठीक है। तो विदेशी डीएनए को भी यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा अलग किया जाता है, तो इसके भी खंड बन जाएंगे। अब इनमें से एक खंड यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये जो खंड है वो विदेशी डीएनए का यहाँ पर जुड़ चुका है, ठीक है। ये कौन सा डीएनए है? ये विजातीय है, विजातीय डीएनए, और ये खुद क्या है? ये प्लाज्मिड है। फिर इसको ये आगे कौन सी कोशिका में लेकर के जाता है? होस्ट सेल में लेकर के जाता है, और होस्ट सेल में जब इस तरह से ये डीएनए पहुंच जाएगा तो यहाँ पर ये क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन करता है और अपने जो हैं क्लोन बनाता है, इस तरह से और डीएनए बनाता है। तो इस प्रकार का जो घटनाक्रम है उसी को हम एक तरह से क्लोनिंग कहते हैं। तो ऐसे डीएनए सूत्र जो विदेशी डीएनए को किसी उपयुक्त पोषक कोशिका में ट्रांसफर करने के लिए वाहक का काम करते हैं, क्लोनिंग वेक्टर कहलाते हैं, जैसे कि प्लाज्मिड। अब देखिए एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए ये भी हमें पता होना चाहिए कि एक अच्छा वेक्टर क्या है। तो एक वाहक में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए वो अब देख लेते हैं। एक अच्छा वाहक कैसा हो सकता है? सबसे पहले ये कि यह होस्ट कोशिका में रेप्लिकेशन करने के लिए स्वतंत्र हो। यह होस्ट सेल में रेप्लिकेशन करने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक है, स्वतंत्र हो, यह स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेट हो सके। तो ये कैसे? देखिए जो बैक्टीरिया होता है, मैंने आपको बताया कि जो इसका डीएनए है, ये वाला जो इसका मुख्य डीएनए है, इसके अलावा एक वर्ताकार डीएनए और होता है, इसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। यह स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेट हो सकता है, और अगर ये इस डीएनए के साथ जुड़कर फिर रेप्लिकेट होता है तो इसको प्लाज्मिड नहीं एपिसोम कहते हैं। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया भी था। तो प्लाज्मिड में ये क्षमता होती है कि वो स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेट हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात ये इम्पोर्टेंट होनी चाहिए कि यह होस्ट कोशिका में आसानी से प्रवेश कर सके और पुनः अलग हो सके, ठीक है। दूसरी इसकी खासियत क्या होनी चाहिए कि यह होस्ट सेल में
आसानी से प्रवेश कर सके, ठीक है, प्रवेश कर सके, और साथ ही साथ तथा आसानी से पुनः अलग भी हो सके, ठीक है, अलग भी हो सके, क्योंकि इसको अलग भी करना होता है, इसलिए आसानी से ये अलग भी हो सके, ऐसा ये प्लाज्मिड होना चाहिए। तीसरा, जो वेक्टर है उसमें विशिष्ट प्रतिबंध स्थल होने चाहिए, ठीक है, वाहक में विशिष्ट प्रतिबंध या प्रतिबंधित स्थल होने चाहिए, ठीक है। ये अगली कंडीशन है एक अच्छे वेक्टर के लिए कि उनमें विशिष्ट प्रतिबंध स्थल होने चाहिए जिनको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा तोड़ा जा सके, जिनको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा तोड़ा जा सके, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आगे क्लोनिंग की प्रक्रिया नहीं होती है। इसका मतलब यही है कि अगर एक वाहक में एक कोई दो मान लो विशिष्ट प्रतिबंध स्थल है, तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो वेक्टर को आसानी से तोड़ देता है, क्योंकि वेक्टर का टूटना भी ज़रूरी होता है। अगर वेक्टर में कोई खांचा नहीं बनेगा या कोई टूटी हुई जगह नहीं बनेगी तो विदेशी डीएनए उसके साथ संयुक्त कैसे होगा। तो इसलिए विशिष्ट प्रतिबंध स्थल उनके अंदर होने चाहिए जिससे कि विजातीय डीएनए का प्रतिबंध स्थल पर निवेशन हो जाए, ठीक है, जिससे विजातीय डीएनए का प्रतिबंधित स्थल पर निवेशन हो जाए, ठीक है, निवेशन हो जाए। अब इसको देखिए हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, जो हम ये कह सकते हैं कि दो साइट हैं, ठीक है, किसमें, जैसे हम एक यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं, ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की क्रियाविधि को समझने के लिए हमने बनाया है। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है कि एक प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड है, ठीक है, प्लाज्मिड है ये, और इस प्लाज्मिड में दो इसके क्या होते हैं, दो इसके इस तरह से रेस्ट्रिक्शन स्थल होते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला जो स्थल है ये क्या है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, इसे AMPR कहते हैं। तो एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, ये हो गया टेट्रासाइक्लिन हो गया, ठीक है, ये हो गया TETR, ठीक है। तो इस तरह से ये स्थल होते हैं, क्लियर। तो यहीं से क्या करता है, इसको ये तोड़ता है, इसको जो प्लाज्मिड है उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन्हीं स्थलों से तोड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो दो स्थल हैं यहाँ से इसको काट देगा, तो फिर आगे जो है यहाँ पर जो नया भाग जो जुड़ेगा ये वाला, ये क्या जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा ये क्या करता है, इको आर फर्स्ट यहाँ से इसको तोड़ देता है और यहाँ पर विदेशी डीएनए जुड़ जाएगा, ठीक है, क्लियर। किसकी सहायता से, लाइगेज एंजाइम की सहायता से जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से दो रेस्ट्रिक्शन साइट इनके अंदर होनी चाहिए एक अच्छे वेक्टर में। अगर वो नहीं होगी तो विदेशी डीएनए उसके साथ जुड़ नहीं पाएगा, ये भी आप याद रखें। और ना ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको तोड़ पाएगा और ना ही विदेशी डीएनए उसके साथ जुड़ पाएगा, ठीक है। अब देखिए इनमें एक मार्कर साइट भी होनी चाहिए, इनमें एक मार्कर साइट होनी चाहिए, ठीक है। एक इनमें क्या होनी चाहिए, मार्कर साइट होनी चाहिए। मार्कर साइट का काम क्या है, ये रूपांतरित कोशिकाओं के चयन में सहायक होती है, ठीक है। जैसे मान लो कि अब ये एक प्लाज्मिड है, ठीक है, फिर से तो हमने प्रतिबंधित स्थलों के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन इसके अंदर एक मार्कर साइट भी होनी चाहिए। ये जैसे मार्कर साइट है, ठीक है।
तो ये मार्कर जीन जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये जो पोषक कोशिका है, जैसे ये पोषक कोशिका है तो इस पोषक कोशिका को पहचानने का काम करते हैं। ठीक है, अगर मार्कर साइट नहीं होगी तो इस तरह से रूपांतरित कोशिका की पहचान नहीं हो पाएगी, और रूपांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक डीएनए खंड को कोशी जीवाणु में प्रविष्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो मार्कर साइट है वो भी इनके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करेंगे, अगला जो लक्षण है कि एक अच्छा वेक्टर कौन सा है, इसके और क्या क्या लक्षण होने चाहिए। तो मार्कर साइट भी होनी चाहिए, इसके अलावा इसके द्वारा रूपांतरण सरल और दक्ष होना चाहिए। इसके द्वारा रूपांतरण सरल व दक्ष होना चाहिए। ठीक है, यानी काम चलाऊ प्लाज्मिड से काम नहीं चलेगा। ठीक है, एक अच्छा रूपांतरण सरल हो जिससे और दक्ष हो, और वांछित डीएनए की अभिव्यक्ति के लिए वाहक में प्रमोटर ऑपरेटर जैसे नियामक भी होने चाहिए। अगर वांछित जीन को क्या करना है, अपनी अभिव्यक्ति को शो करना है, तो फिर वेक्टर में प्रमोटर और ऑपरेटर जीन भी होने चाहिए। वांछित डीएनए की अभिव्यक्ति के लिए इनमें प्रमोटर और ऑपरेटर नियामक होने चाहिए, ऑपरेटर नियामक होने चाहिए। ठीक है, यानी रेगुलेटर होने चाहिए। इसके बाद वाहक का चयन दो बातों पर निर्भर करता है, वांछित जीन का आकार और परपोषी कोशिका का प्रकार। तो ये इसमें एक खास जो लक्षण है उसके होने चाहिए एक वेक्टर में, कि यह होस्ट कोशिका में रेप्लिकेशन करने के लिए स्वतंत्र हो, यह होस्ट कोशिका में आसानी से प्रवेश कर सके और आसानी से अलग भी हो सके। वाहक में विशिष्ट प्रतिबंध स्थल होने चाहिए जिनको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा तोड़ा जा सके, जिससे विजातीय डीएनए का प्रतिबंध स्थल पर निवेशन हो सके। इनमें मार्कर साइट होनी चाहिए, इनके द्वारा रूपांतरण सरल और दक्ष होना चाहिए, और वांछित डीएनए की अभिव्यक्ति के लिए इनमें प्रमोटर और ऑपरेटर भी होने चाहिए। तो इस प्रकार से हम अगर देखें तो ई कोलाई जो है उस जीवाणु के लिए एक अच्छे मार्कर जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एम्पीसिलिन हो सकता है, क्लोरिडेम्फिकॉल हो सकता है, टेट्रासाइक्लिन हो सकती है। ठीक है, लैक जड भी हो सकता है। लैक जड जो जीन है वो चयनात्मक मार्कर की तरह प्रयोग किए जाते हैं, और ये जो मैंने आपको बताए हैं एम्पीसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, ठीक है, इनके प्रति ई कोलाई कोशिका में इनमें से किसी भी प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोध नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ई कोलाई कोशिका में जो प्लाज्मिड है उसी को काम में ले सकते हैं। तो ई कोलाई में नेचुरल और मानव निर्मित दोनों प्रकार के वाहक का प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन से वाहक हो सकते हैं? प्लाज्मिड हो सकता है, ठीक है, कोस्मिड हो सकता है, बैक्टीरियोफेज हो सकता है। ये जो है ये मानव निर्मित भी हो सकते हैं और प्राकृतिक रूप से भी हो सकते हैं। तो कल हम प्लाज्मिड के बारे में, उसकी संरचना के बारे में देखेंगे और किस तरह से ये रेप्लिकेशन को अंजाम देता है यानी क्लोन बनाता है वो भी देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।